अगर आपको लगता है कि साइंस हर चीज का जवाब दे सकता है, तो यह आप बीती सुनने के बाद हो सकता है आपकी राय बदल जाए। और अगर आप मानते हैं कि कुछ चीजें साइंस की समझ से परे हैं, तो शायद यह आपको और पक्का यकीन दिला दे। मेरा नाम पुरंदर सिन्हा है, और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, अपने कानों से सुना, अपने आप से अनुभव किया, और आज तक ठीक से समझ नहीं पाया। शुरुआत एक साधारण फोन कॉल से हुई थी, बल्कि फोन कॉल तो बाद में आया था। देखा जाए तो मोटिवेशन पहले आया था, जैसे किस्मत खुद ही चाहती हो कि मैं इस मिशन पर जाऊं। और ये मोटिवेशन ये आया था मेरे ऑफिस के टेलीग्राम ग्रुप में, जब मेरी बॉस ने सख्त लहजे में लिखा था, पुरंदर, क्योंकि मेरे एक्सप्लिसिटली मना करने पर भी तुमने प्रधान कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ अपने अनफाउंडेड एलिगेशंस छापना बंद नहीं किए हैं, तो मैं न सिर्फ तुम्हें इस केस से हटा रही हूं, बल्कि तुम्हें 1 हफ्ते की मैंडेटरी लीव पर भी भेज रही हूं। प्रधान केस की अपनी सारी रिपोर्ट्स, फाइल्स वगैरह लोपा को हैंडओवर कर देना, और 1 हफ्ते तक गायब रहना। मैंने गुस्से में जल्दी जल्दी टाइप किया था, वेरी वेल मैम, अगर एक एक्सपीरियंस्ड रिपोर्टर की 4 महीने की मेहनत हमारे पेपर को अनफाउंडेड एलिगेशंस लगती है, तो 1 हफ्ते या 1 महीने क्या, मैं अपने बाकी के पूरे करियर भर यहां से गायब रहना पसंद करूंगा। पुरंदर साइनिंग ऑफ, ओवर एंड आउट। एक एक्सपीरियंस्ड रिपोर्टर के हाथ से केस छीनकर उसके 4 महीने की मेहनत पर पानी फेरकर पूरे सबूतों को दबाकर उस केस को एक न्यूबी को देने का मतलब था कि बॉस चाहती थी कि फाइल बंद हो जाए। मेरे सेंड बटन दबाते ही फोन का इनकमिंग मैसेज वाला टोन फिर से बजा। लोपा ने मुझे भेजा हुआ डायरेक्ट मैसेज मैंने देखा। लिखा था, सॉरी पुरंदर सर, लगता है मैम पर ऊपर से प्रेशर है इस केस को लेकर। डोंट वरी, आप कुछ दिन कहीं घूम आइए, मैं तब तक और एविडेंस जमा करती हूँ। वापस आके आप ही लीड कीजिएगा केस, अनऑफिशियली ही सही। वैसे भी आप हमेशा कौसानी जाने का प्लान बनाते रहते हैं, इस बार मौका है, घूम आइए। और इस तरह मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर था, जबरदस्ती की छुट्टी पर। हालांकि अभी भी मेरा कहीं जाने का खास मन नहीं था। मैं मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब था, फ्रस्ट्रेटेड भी। कारण साफ था, ऑफिस से मिली वो अनऑफिशियल धमकी जो मुझे मेरी महीनों की मेहनत को भूल जाने को मजबूर कर रही थी। लेकिन उस फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। वो रात के 11:15 बजे आया था। लंबी स्टोरी पर काम करते करते नींद मेरे लिए लग्जरी आइटम बन चुकी थी। मैं कई दिनों से सोया नहीं था, और उस दिन जब मुझे एक झपकी आ रही थी, तब फोन बजा। पुरंदर सिन्हा, नेशनल गजेट। मैंने झुंझलाते हुए फोन उठाया। पुरंदर, आवाज कांप रही थी। मैं भानुशेखर तिवारी बोल रहा हूं। आपने मुझे पहचाना? पहचानने में मुझे एक पल लगा। भानु से मेरी मुलाकात एक एग्जीबिशन में हुई थी, कुछ साल पहले दिल्ली के एक होटल में। कोविड रिस्ट्रिक्शंस के हटने के बाद यह पहली बड़ी फोटोग्राफी एग्जीबिशन थी। मैं गया तो था अपने एक सोर्स से मिलने, लेकिन रुका था भानु के एड्रेस के लिए। वो अभी अभी कुमाऊं के एक फोटो टूर से लौटा था, जिस पर जाने की मोटिवेशन उसे किसी पुरानी डायरी से मिली थी। उसके दादा फेमस जियोलॉजिस्ट डॉक्टर शशि प्रकाश तिवारी की डायरी। सच कहूं तो पहली बार में उसकी डायरी वाली बात मुझे बकवास लगी थी, लेकिन जब उसने मुझे वो डायरी दिखाई
तो एज ए रिपोर्टर मुझे बहुत जिज्ञासा हुई। जंगलों के बीच, कुमाऊं के पहाड़ों में बिताए 40-50 साल पुराने वो किस्से, भानु चाहता था कि उन्हें एक किताब के रूप में छापा जाए, और एक रिपोर्टर के नाते मैं उसके साथ चलूं फील्ड ट्रिप पर। एन ऑल एक्सपेंसेस पेड हॉलीडे उसने मुझे मनाने के लिए कहा था, लेकिन मैं अपने काम में व्यस्त था और उसकी मेरी बातचीत लेट्स प्लान दिस समटाइम पर अटकी, और तब से अटकी ही रही। हम दोनों एक दूसरे के काम को मीडिया और सोशल मीडिया पर फॉलो करते रहे, पर बातचीत का मौका कभी नहीं आया, सिवाय आज के उस अचानक किए गए फोन कॉल के। मैंने कहा, हाँ भानु, पहचान लिया मैंने आपको, बताइए इतनी रात को। मुझे मुझे माफ़ कीजिएगा पुरंदर, पर मेरे पास कोई और नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं। आप पत्रकार हैं, आप शायद कुछ मदद कर सकें। हुआ क्या भानु? एक लंबी सांस फोन के उस पार से सुनाई दी। फिर भानु ने कहा, सत्यजीत सत्यजीत श्रीवास्तव, आप जानते होंगे उनका नाम। बड़े फोटोग्राफर हैं वाइल्ड लाइफ में, मेरे सीनियर हैं फोटोग्राफी फील्ड में। नाम पहचान में आया। सत्यजीत श्रीवास्तव की तस्वीरें मैंने कई मैगजीनों में देखी थी। हिमालयन मनाल, एल्यूसिव ब्लैक पैंथर, शर्मिले स्नो लेपर्ड्स, ऐसे टारगेट्स की तलाश में गए फोटोग्राफर्स के बीच भी उनका नाम इज्जत से लिया जाता था। 60 के करीब उम्र, अकेले रहने के शौकीन, और सुनने में आया था कि उन्होंने कहीं पहाड़ों में एक पुरानी हवेली खरीद ली थी। हाँ, नाम तो सुना है मैंने भानु, मैं बोला। कुछ दिन से उनका कोई संपर्क नहीं है पुरंदर, लगभग 3 हफ्ते से। फोन बंद है। मैंने उनके गांव के एक आदमी से बात करने की कोशिश की, वो भी ठीक से बात नहीं कर रहा। गांव? मैंने अचंभे से पूछा। हाँ, दरअसल अल्मोड़ा के पास बिनसर में सत्यजीत का एक फार्म हाउस है। कुछ साल पहले उन्होंने खरीदा था। एक अकेला बंगला है, मचान द हिलटॉप नाम का। वहां न बिजली की लाइन ठीक से काम करती है, न फोन नेटवर्क भरोसे का है, पर फिर भी इतना लंबा रेडियो साइलेंस, ये उनकी आदत नहीं है। मैंने घड़ी देखी और पूछा, आपने पुलिस को बताया? स्थानीय थाने में बात की, उन्होंने कहा किसी को भेजेंगे, पर वहां की पुलिस के पास और भी काम है, और सच कहूं तो मुझे उन पर ज्यादा भरोसा नहीं। लुक पुरंदर जी, मैं जानता हूं ये अजीब लग रहा होगा, पर क्या आप अपने सोर्सेस से कुछ पता करवा सकते हैं? लेकिन सत्यजीत के घर वाले, क्या वे वरीड नहीं है? मैंने पूछा। असल में वो अकेले ही हैं पुरंदर, बस एक बेटी है जो विदेश में रहती है, इसलिए मैं चिंतित हूं। होने को तो मैं खुद चला जाता, लेकिन एक शूट के चलते पोखरा के पहाड़ों में हूं, इसलिए सोचा आपके सोर्सेस से शायद कुछ पता चले। मेरे रिपोर्टर फ्रेंड ने सवाल किया, पर भानु, फोटोग्राफर्स और खासकर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स तो कई कई दिनों तक अपने टारगेट की तलाश में गायब रहते हैं, और फिर अगर सत्यजीत का अपना घर है वहां, तो इसमें इतना अनयूजुअल क्या है? घर है तो हाउस हेल्प वगैरह भी तो होंगे। आपकी बात ठीक है पुरंदर, लेकिन सत्यजीत कुछ एकांत प्रिय व्यक्ति हैं। उनका एकमात्र साथी उनका कैमरा है, उनके इक्विपमेंट्स हैं, इसलिए मचान द हिलटॉप में कोई परमानेंट नौकर चाकर नहीं है, और मेरे ईमेल्स मैसेजेस का जवाब वो हमेशा देते आए हैं। चलिए, इतनी सी ही बात होती तो मैं फिक्र न करता, लेकिन कहते कहते भानु रुक गया, जैसे कंफ्यूजन में हो कि आगे कहे या नहीं। लेकिन क्या भानु? मैंने जोर देकर पूछा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद भानु की आवाज आई,
आपको मेरे दादाजी की डायरी याद है? हाँ हाँ भानु, जियोलॉजिस्ट के फेमस एनकाउंटर्स विद द अननोन, कालागढ़ की कहानी, वो अनजान फॉरेस्ट बंगलो, वो बूढ़ा गाइड, याद है। सच कहूं तो अगर मैं खुद उन पुराने पन्नों पर वो कहानी न पढ़ चुका होता तो मैं उसे आपकी इमेजिनेशन ही कहता। लेकिन सत्यजीत और बिनसर से उसका क्या कनेक्शन? क्योंकि पुरंदर, दादाजी ने बिनसर की उस पहाड़ी के बारे में कुछ लिखा है जहां सत्यजीत का बंगला मचान द हिल टॉप है, ऊंचा कोट। मैंने भानु के शब्द रिपीट करते हुए पूछा, ऊंचा कोट? मैंने अल्मोड़ा की कसार देवी हिल्स के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में तो सुना है, लेकिन वहां के बारे में बस इतना ही पता है। क्या लिखा है डायरी में? असल में पुरंदर, मेरे पास अभी अभी मेरे पास डायरी नहीं है, लेकिन जितना मुझे याद है वही आपको बता रहा हूं। पर वहां कुछ तो है। अगर आप अपने लोकल सोर्सेज से सत्यजीत जी के बारे में कुछ पता करवा सकें तो। मुझे लगा जैसे भानु मुझे पूरी बात नहीं बता रहा, और तभी मेरे दिमाग में एक बिजली कौंधी और मैंने भानु की बात काटते हुए कहा, एक्चुअली भानु, मुझे किसी काम के सिलसिले में नैनीताल जाना है। अगर आप कहें तो मैं एक चक्कर बिनसर का लगा आऊंगा। भानु की बात का रहस्य जैसे जैसे गहराता जा रहा था, वैसे वैसे मुझे अपनी फोर्स्ड वेकेशंस का प्लान क्लियर होता दिख रहा था। मेरी बात सुनकर उसकी आवाज में एक जेन्युइन रिलीफ था। थैंक यू सो मच पुरंदर, मैं पोखरा से वापस आते ही आपसे मिलूंगा। और मैंने फिर से भानु की बात काटते हुए पूछा, लेकिन ऊंचा कोट है क्या भानु? ऊंचा कोट वो पहाड़ी है जिस पर सत्यजीत का बंगला है। अगर दादाजी की डायरी की माने तो कसार देवी हिल्स और बिनसर से ऊंचा कोट तक का इलाका जियोलॉजिकली एक एनोमली की तरह है, एक रहस्य जो वहां होना नहीं चाहिए था लेकिन है। दरअसल उनके फील्ड इंस्पेक्शन के नोट्स मेरे पास नहीं हैं, इसलिए अभी मैं आपको इतना ही बता सकता हूं। मैं चुप रहा। मुझे फिर लगा कि जैसे भानु मुझे पूरी बात नहीं बता रहा, लेकिन उसकी आवाज में कुछ तो था, कुछ एक डर, एक ऐसा डर जो झूठा नहीं लग रहा था। और ऊंचा कोट और कालागढ़ की घटना जैसे शब्द, अधूरे छोड़े हुए वाक्य किसी भी पत्रकार के कान खड़े कर देते हैं। ठीक है, मैंने कहा, मैं आज ही निकलता हूं। फोन रखने से पहले भानु ने आखिरी बात कही जो मुझे बाद में बार बार याद आई। एक बात और पुरंदर, दादाजी लोकल लेजेंड्स पे हमेशा गौर करते थे। जियोलॉजी की जड़ कहीं ना कहीं मिथोलॉजी से मिलती है, उनका मानना था। अगर वहाँ के लोकल लोग, वहाँ के गांव वाले आपको कुछ ऐसा बताएं वहाँ की ज़मीन, वहाँ के पत्थरों के बाबत, तो प्लीज़ बात हंसी में मत उड़ाइएगा। आप रिपोर्टर हैं, रैशनल माइंड आपका सबसे बड़ा हथियार है। बस उस रैशनल माइंड को ओपन माइंड भी रखिएगा। मैंने उस वक्त उस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। पेड वैकेशन, सेक्लूडेड साइट एंड ए मिसिंग पर्सन, मेरे लिए इतना काफ़ी था। वैसे भी दफ्तरों मेरे करने के लिए कुछ था नहीं, और अगले कुछ दिन मैं घर पर सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में नहीं बिताना चाहता था। बिनसर पहुंचने में मुझे पूरे 2 दिन लगे। शाम को दिल्ली से अपनी इलेक्ट्रिक कार में निकल के मैं जैसे ही सुबह काठगोदाम पहुंचा, कार की बैटरी जवाब दे गई। मैंने एक होटल पर रुकने का फैसला किया। रात का रेस्ट, बैटरी और बॉडी दोनों को रिचार्ज करने के लिए जरूरी था। मैं सुबह नाश्ता करके अल्मोड़ा के लिए निकला और कोई 12:30 बजे अल्मोड़ा पहुंचा। बिनसर अभी भी लगभग 25-30 किलोमीटर दूर था, और यहां से बाद वाला हिस्सा सबसे मुश्किल था। मेरी इलेक्ट्रिक कार देख के लोकल टैक्सी वालों ने मुझे सलाह दी कि मैं गाड़ी अल्मोड़ा ही छोड़ दूं और पहाड़ की किसी पुरानी विश्वसनीय डीजल टैक्सी में आगे बढ़ूं।
कार की बैटरी अभी भी 80% पर थी, इसलिए मैं जिद करके आगे बढ़ा। मेरी गाड़ी अल्मोड़ा शहर से घुमावदार सड़क लेते हुए ऊपर चढ़ने लगी। उसका पावरफुल इलेक्ट्रिक इंजन ऊंचाई के ढाल को मात करता बिना किसी आवाज और बिना किसी प्रॉब्लम के आगे बढ़ रहा था। कोई 5-7 किलोमीटर बाद हम रिज के ऊपर थे और सड़क लगभग सीधी थी। रास्ते में कई वेस्टर्न टूरिस्ट दिखाई दिए। मैंने पढ़ा था कि कसार देवी का इलाका एक तरह का वाइट पीपल्स हेवन माना जाता है। फिर थोड़ा आगे चल के बाईं ओर एक पहाड़ी पर एक मंदिर दिखा। मैंने उसका बोर्ड पढ़ने की कोशिश की। कसार देवी मंदिर, स्वामी विवेकानंद तपस्थली, दुनिया का इकलौता ऐसा स्थान जहां मैग्नेटिक फील्ड। और मैं पूरा नहीं पढ़ पाया क्योंकि उसी पल मुझे एक तेज झटका लगा, जैसे मेरी गाड़ी के ब्रेक्स किसी तरह पूरी ताकत से एंगेज हुए हों। अगर मैंने सीट बेल्ट न पहनी होती तो शायद मेरा सर गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर की हवा खा रहा होता। मैंने झटके से नीचे देखा। मेरा पैर ब्रेक पर नहीं, एक्सेलरेटर पर था, जहां होना चाहिए था। फिर क्या हुआ था? गाड़ी का डैशबोर्ड ऐसे लेट पड़ा था जैसे बैटरी पूरी खाली हो। कभी कभी होता है यहां ऐसा साहब। आप 1 मिनट रुकिए, मैं 2-3 लोगों को ले आता हूं। थोड़ा धक्का लगा के आगे ले जाने पर शायद गाड़ी स्टार्ट हो जाए। आवाज मेरे पीछे से आई थी। एक खाली पड़ी पुरानी टाटा सुमो टैक्सी मेरे पीछे कब आकर रुक गई थी मुझे पता ही नहीं चला था। शायद शौक का असर था। उसने अपना नाम गोपाल बताया था, टैक्सी ड्राइवर। और गोपाल अब अपनी टैक्सी किनारे लगाकर मदद मांगने निकल चुका था। मैं बाहर उतरा और अपना फोन चेक करने के लिए निकाला। अजीब बात थी, अल्मोड़ा में जब मैंने चेक किया था तो फोन में पूरा चार्ज था, लेकिन अब स्क्रीन ऑफ थी। मैंने अपनी कलाई घुमाई कि समय देखूं। मेरी कैसियो एडिफिस एनालॉग डिजिटल वॉच की सुइयां 2 बजा रही थी, लेकिन उसी घड़ी का डिजिटल डिस्प्ले सिर्फ टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं दिखा रहा था, जैसे बैटरी खाली हो या हो रही हो तेजी से। बस दुआ लगा दो उस्ताद, जरा सा आगे बढ़ जाए फिर शायद स्टार्ट हो जाएगी। गोपाल की आवाज से मेरा ध्यान टूटा। वह किसी मैकेनिक की दुकान से 2 लोगों को बुला लाया था। मैकेनिक ने मेरी और गोपाल की तरफ देखते हुए घोषणा की, ये ना स्टार्ट होने की गोपाल दा, बैटरी बोल गई है इसकी। धक्का लगा के दुकान तक ले चलो, साहब को तुम सुबह में छोड़ाओ। क्यों साहब, ठीक है ना? इसका तो भरोसा नहीं। अब ये स्टार्ट हो भी गई जैसे तैसे और जंगल के बीच में बंद पड़ गई तो 2 तो बिल्डिंग है पूरे ऊंचा कोट पहाड़ में, वहां तो कोई मिलेगा भी नहीं आपको। समय की कमी थी और मुझे जल्दी। बैटरी चार्ज होने में कुछ घंटे तो लगते ही। और फिर मैकेनिक की बात ठीक थी, अगर जंगल के भीतर कुछ समस्या हो गई तो। मैंने तय किया और हम लोगों ने मिलकर गाड़ी वर्कशॉप पर लगा दी। मैं गोपाल के साथ उसकी टैक्सी में चल पड़ा। हालांकि गोपाल इस अरेंजमेंट से बहुत खुश नहीं था, जैसे बिनसर के जंगलों में जाना उसे किसी बाघ की गुफा में जाने जैसा लग रहा हो, या शायद वापसी में सवारी न मिलने का डर सता रहा हो। गोपाल ने गियर डाला और सुमो स्टार्ट हो गई। मैं अंदर बैठा और सुमो के रियर व्यू मिरर में कसार देवी हिल्स की एक झलक दिखाई दी और हम आगे बढ़ गए। थोड़ा आगे पहुंचकर सड़क और खराब और टूटी फूटी हो गई और आखिरकार गोपाल मुझे एक वीरान ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी सड़क पर ले गया, जो जंगल के भीतर धीरे धीरे और संकरी होती गई, जब तक गाड़ी आगे जाना बंद ही नहीं हो गई। यहां से पैदल साहब, गोपाल ने कहा इंजन बंद करते हुए। उसकी आवाज में राहत थी, मानो वो जल्दी से जल्दी वापस जाना चाहता हो। बस आधे घंटे का रास्ता है, गाड़ी यहीं तक जाती है,
आगे का रास्ता कच्चा है, कीचड़ में फंस जाएंगे तो मुसीबत हो जाएगी। अंदर नहीं जाओगे? उसने मेरी तरफ देखा, फिर पहाड़ी की तरफ जो घने बांज और बुरांश के पेड़ों में ढकी हुई थी और ऊपर उठती जा रही थी। साहब, वो जगह अच्छी नहीं है, गाड़ी 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 बंद हो जाएगी, मतलब रास्ता खराब है, जा नहीं पाएगी गाड़ी वहां। उसने बात बदल दी, पर मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें कुछ और कह रही हों। मैंने अपना बैग उठाया और पैदल चल पड़ा। जंगल का रास्ता खूबसूरत था, इसमें कोई शक नहीं। हिमालय की उस ऊंचाई पर हवा में एक अलग तरह की ठंडक थी। चीड़ की गंध, बांज की, बुरांश की। कहीं दूर से हिमालयन पीक्स की चमक दिखाई दे रही थी। और जितना ऊपर मैं चढ़ता गया, सन्नाटा उतना ही गहरा होता गया। पक्षियों की आवाज कम होने लगी। एक अजीब बात और थी, मैंने बाद में इस पर गौर किया। उस पूरे रास्ते में मुझे एक भी बंदर या लंगूर नहीं दिखा, जबकि उस ऊंचाई पर यह आम बात थी। करीब 10-15 मिनट चलने के बाद मुझे पहाड़ के दूसरी तरफ सरकारी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग दिखाई दी। मैं 2 मिनट थकान मिटाने के लिए रुका और संकरे रास्ते पर फिर से कुछ देर चढ़ाई चढ़ने के बाद आखिरकार पेड़ों के बीच से एक इमारत की छत दिखाई दी। मचान द हिल टॉप, पुराना कॉलोनियल बंगला जिसे किसी ने प्यार से रेनोवेट करवा के दोबारा बनवाया था। ढलवा छत, लकड़ी की चौड़ी बालकनी और सामने एक छोटा सा बरामदा जिस पर एक कुर्सी उल्टी पड़ी थी। दरवाजा खुला था। सत्यजीत जी, मैंने पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। अंदर जाते ही मुझे पहली चीज जो दिखी वो थी कैमरों का एक जमघट। मेज पर, अलमारी में, फर्श पर भी महंगे लेंस, ट्राइपॉड, बैटरी चार्जर, एक पेशेवर फोटोग्राफर का स्टूडियो। पर हवा में एक गंध थी, एक तीखी दुर्गंध जो इस तस्वीर से मेल नहीं खाती थी। और मैं शायद उस दुर्गंध को पहचानता था। मैंने कई क्राइम सीन देखे थे अपने करियर में। मैंने उन्हें बेडरूम में पाया, सत्यजीत श्रीवास्तव अपने बिस्तर पर लेटे हुए मानो सो रहे हों। पर उनका चेहरा, मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, बस इतना कहूँगा कि वो कुछ दिन पहले ही जा चुके थे और उनका चेहरा किसी शांति में नहीं था। उनकी मुट्ठियाँ भिजी हुई थी, चादर उलझी हुई, मानो आखिरी वक्त में उन्होंने कुछ पकड़ने या रोकने की कोशिश की हो। मैंने पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश की, नेटवर्क नहीं था। आखिरकार मुझे तर्कराज नाम के एक व्यक्ति की मदद लेनी पड़ी जो कुछ दूर के गवर्नमेंट फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का केयर टेकर था। उस पूरे जंगल में वही 2 प्रॉपर्टीज थी। तर्कराज से मेरा परिचय कुछ ही देर पहले आते हुए रास्ते में हुआ था, जब वह फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की बालकनी पर चाय पी रहा था। वो थोड़ा आगे तक मेरे साथ रास्ता बताने आया भी। शायद इसीलिए जब मैंने बाहर जाकर उसका नाम जोर से पुकारा तो आधे रास्ते से मेरी आवाज ने उसे बुला लिया था। वो कभी कभी सत्यजीत का हालचाल लेने आता था, पार्सल पहुंचाता था। उसका चेहरा जब उसने अंदर देखा सफेद पड़ गया, पर मुझे लगा वो हैरान नहीं हुआ, डरा हुआ जरूर लगा। पुलिस अगले दिन दोपहर को पहुंची। अल्मोड़ा से आए एक इंस्पेक्टर ने बहुत जल्दी अपनी थियरी बना ली। दिल का दौरा लगता है, उम्र भी हो चली है, अकेले रहते थे, सिगरेट भी बहुत पीते थे, कमरे में इतने एस्ट्रे भरे पड़े हैं। देखिए, पहाड़ों में अकेले लोगों के साथ ऐसा होता रहता है, पोस्टमार्टम में कंफर्म हो जाएगा।
मैंने उससे पूछा कि क्या उन्होंने कमरे का ठीक से मुआयना किया है, कैमरे इतने बिखरे क्यों थे, दीवार पर एक जगह खरोंच के निशान क्यों थे। इंस्पेक्टर को मेरे वाक्य के बीच में ही कंधे उचकाते देख मैंने उसे अगले क्लू के बारे में बताना ठीक नहीं समझा। मेज पर पड़ी एक मोटी डायरी क्यों खुली छूट गई थी। आखिरी पन्ने पर कलम की स्याही फैली हुई, मानो लिखते लिखते किसी ने कलम पटक दी हो। आखिरकार इंस्पेक्टर ने उचकाए कंधों के साथ कहा, मिस्टर सिन्हा, आप पत्रकार हैं ना? आप लोग हर चीज में कंस्पिरेसी ढूंढ लेते हैं। यह बस एक बूढ़े आदमी की सामान्य मौत है। मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको भिजवा दूंगा। शायद वो सही थे। मैं उस वक्त तक यही मानता था कि सच में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, एक दुखद पर सामान्य घटना। पर जैसे ही पुलिस की नजरों से ओझल हुई, मैंने उस डायरी को उठा लिया और उसका पहला पन्ना खोला, और वहीं से मेरी असली उलझन शुरू हुई। डायरी की लिखावट साफ थी, थोड़ी तिरछी, एक अनुभवी हाथ की जो जल्दी जल्दी नोट्स बनाने का आदी था। पहला पन्ना 3 महीने पुरानी तारीख से शुरू होता था। आखिरकार पहुंच गया। ये जगह वैसी ही है जैसी मैंने सपने में देखी थी, शायद उससे भी बेहतर। बंगला थोड़ा जर्जर हालत में था जब मैंने खरीदा, पर अब यह बिल्कुल सही है। और पीछे की पहाड़ी, इसे यहाँ के लोग ऊंचा कोट कहते हैं। वहां से जो नज़ारा दिखता है, मैंने 30 साल के करियर में ऐसा कहीं नहीं देखा। मैंने अगले कुछ पन्ने पलटे। शुरुआती एंट्रीज में एक खुश, संतुष्ट इंसान की आवाज थी। बर्ड वॉचिंग, स्थानीय खाने का जिक्र, पहाड़ी सर्दी की शिकायतें। फिर एक एंट्री पर मेरी नजर ठहर गई। आज गांव से हरेंद्र सिंह आया था, पुराना आदमी, इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ। मैंने उसे बताया कि मैं ऊंचा कोट पर एक मचान बनाना चाहता हूं। वहां से सामने पूरा हिमालय और नीचे पूरी घाटी दिखती है, और मुझे यकीन है कि वहां से मुझे वो शॉट मिलेगा जिसकी तलाश मुझे बरसों से है। उसने सुनते ही मना करना शुरू कर दिया। साहब, वहां पत्थर लगे हैं ना, उनको मत छेड़िए। पाषाण पंक्ति है वो, बहुत पुरानी। हमारे बुजुर्ग कहते थे वो पत्थर वहां यूं ही नहीं रखे। कोई कोई है वहां, कोई देवता, उनकी रखवाली में है वो पत्थर। जब तक वो पंक्ति नहीं टूटती, देवता सोए रहते हैं। मत छेड़िए साहब, जाने क्या हो। मैंने बहुत कोशिश की उसे समझाने की कि मुझे बस 2-4 पत्थर हटाने हैं, कोई पूजा स्थल तोड़ने नहीं जा रहा। पर वो नहीं माना और अंत में गुस्से में चला गया। मुझे थोड़ा बुरा लगा, पर सच कहूं तो फोटोग्राफी में 30 साल से हूं। हर जगह के लोग अपनी अपनी मान्यताएं रखते हैं। कोई ऐसा जंगल नहीं जहां किसी पेड़ या पत्थर के बारे में कोई कहानी ना हो। लेकिन ये जमीन आखिरकार मेरी है, और मुझे वो शॉट लेना है, वो मचान बनाना है। मैं पढ़ते पढ़ते रुका। पाषाण पंक्ति, क्या ये ही वो लोकल लेजेंड थी, वो मिथोलॉजी, वो पत्थर जिनका जिक्र भानु ने फोन पर किया था, आधे अधूरे मन से ही सही। हंसी में मत उड़ाइएगा, उसने कहा था। मैंने डायरी बंद नहीं की। मैं जानता था कि अब मुझे पूरी कहानी पढ़नी होगी, एक एक पन्ना, चाहे वो कितना भी वक्त ले। अगली एंट्री कुछ दिन बाद की थी और उसका लहजा बदला हुआ था, एक्साइटमेंट से भरा, लगभग जीत का जश्न मनाता हुआ। सत्यजीत ने लिखा था,
आखिर मचान द हिल टॉप को एक असली मचान मिल ही गया। ऊंचा कोट हिल टॉप पर मचान बनकर तैयार है। 3 दिन लगे। 2 मजदूर आए अल्मोड़ा से। हरेंद्र सिंह और उसके गांव ने मदद करने से मना कर दिया। थोड़ा अजीब लगा, पर शायद वो सिर्फ अंधविश्वास है। मैंने पाषाण पंक्ति के 5 पत्थर एक तरफ खिसका दिए। बस थोड़ी जगह चाहिए थी मचान के पायों के लिए। पत्थर वापस पास में ही रख दिए हैं, कहीं गुम नहीं हुए, बस जगह बदली है। आज शाम मचान पर बैठकर सूरज डूबते देखा। सामने त्रिशूल से पंचाचुली तक के शिखर पहले चमकते सफेद से पिघलते सोने जैसे पीले होते हुए दिखे, फिर धीरे धीरे रक्ताम में लाल होने लगे। नीचे घाटी सोने जैसी चमक रही थी। कोई हवा नहीं, कोई आवाज नहीं, बस मैं, मेरा कैमरा और ये पूरी दुनिया नीचे मेरे कदमों में जैसे। इतनी शांति मैंने बरसों में महसूस नहीं की। यही वो पल है जिसके लिए मैं जीता हूं। मैंने डायरी नीचे रखी और खिड़की से बाहर देखा। पहाड़ी अब हल्के कोहरे में लिपटी हुई थी। ऊंचा कोट की चोटी बादलों में गुम। कुछ घंटे पहले जिस आदमी को मैं एक अजनबी लाश की तरह देख रहा था, अब मुझे उसकी आवाज में एक खुशी सुनाई दे रही थी। और दर्जनों रियल रिपोर्ट्स कवर करने के कारण मुझे एक हल्का सा एहसास था कि ये खुशी शायद ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। अगले पन्ने पर तारीख के आगे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, बाकी जगह खाली। आज कुछ अजीब हुआ, कल लिखूंगा विस्तार से। मैंने डायरी पलटी, अगला पन्ना ढूंढा और वहां से कहानी का वो हिस्सा शुरू हुआ जिसे मैं तब समझ नहीं पाया था और शायद आज भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूं।